देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अहमदाबाद के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीमार मां हीराबेन को देखने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचे। उनकी मां को स्थानीय यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री यहां करीब 1.5 घंटे तक रुके थे। अस्पताल के मुताबिक हीराबेन की हालत स्थिर है। सूत्रों के मुताबिक सांस लेने में परेशानी और ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी मैसूर के पास सड़क दुर्घटना में मामूली तौर पर घायल हुए थे। उनके साथ पत्नी, बेटी और बहू भी थी। जानकारी के अनुसार उन्हें मैसूर के जेएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर इसी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा है। माता की तबीयत खराब हो रही है, इसकी जब खबर मिली तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से यहाँ पर अहमदाबाद पहुँचे। वो इस अस्पताल में करीबन 4 बजे आए और लगभग 5:30 बजे तक, यानी लगभग 1.5 घंटे 90 मिनट तक वो इस अस्पताल में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर से बात की, जानकारी ली। जो यहां पर उनके रिश्तेदार हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद वो एक बार फिर से दिल्ली लौट गए। जो हेल्थ बुलेटिन दोपहर को आया था उसमें केवल ये जानकारी मिली है कि हीराबेन मोदी की जो हालत है वो स्थिर है। हालांकि इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें एडमिट किया गया। लेकिन जो जानकारी यहाँ पर हमें डॉक्टर्स और जो बीजेपी के नेता हैं उनसे मिली है वो ये है, क्योंकि उनकी तबीयत भी उनकी उम्र भी बड़ी है, तो कई तरह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्हें एडमिट किया गया है। डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जिससे खुद प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर बातचीत की। कई सारे जो गुजरात के कैबिनेट मंत्री हों या फिर और भी बीजेपी के विधायक हों, उनका भी लगातार इस अस्पताल में आना जाना लगा हुआ है। बहरहाल अब इलाज चल रहा है और जब और जानकारी मिल पाएगी तभी ये और भी साफ हो पाएगा कि क्या वजह रही है जिसके कारण उन्हें एडमिट किया गया और क्या कुछ इलाज चल रहा है। बहरहाल पूरे दिन यहाँ पर जो गुजरात के नेता हों, विधायक हों, उनका आने का सिलसिला जारी रहा। जिसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, चाहे राजनेता हों या और भी कई अलग अलग क्षेत्र के लोग हों, उनकी ओर से ट्वीट कर प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। प्रधानमंत्री जब भी गुजरात आना होता है, खासतौर पर अहमदाबाद, वो अपने माताजी से मिलने ज़रूर जाते हैं। हाल ही में जब दूसरे चरण का मतदान था जिसमें खुद प्रधानमंत्री को वोट देना था, तब भी वो जब आए थे तब भी उन्होंने अपने माताजी से मुलाकात की थी। इससे पहले जून में जब इनके माताजी का जन्मदिन था तब भी वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, बाद में एक लंबा चौड़ा ब्लॉग भी लिखा था, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो एक तरीके से जितने भी गुजरात के नेता हों या फिर विधायक हों, उनका तो ध्यान यहाँ पर इस अस्पताल में है ही। प्रधानमंत्री भी आकर यहाँ पर जानकारी लेकर गए हैं। फिलहाल अस्पताल से ओर से यही कहा गया है कि उनकी माताजी की तबीयत स्थिर है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है, क्या लोग उतने ही असंवेदनशील होते जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए कि आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें पढ़े लिखे लोग अपने से कमजोर तबके के लोगों पर रौब झाड़ते या उन पर बेरहमी करते नजर आते हैं। ताजा मामला नोएडा सेक्टर 120 की क्लियो काउंटी सोसाइटी का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लिफ्ट में लगे कैमरा में शेफाली कौल नाम की ये महिला अपनी घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। आरोप ये भी है कि ये आरोपी महिला मेड को जबरन अपने घर में रखा था इसने। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार है। वो सही कहा, पुलिस को बुला दो, पुलिस को बुलाए तो वह जो कहे सो करे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीड़ित लड़के का नाम अनीता है, उम्र सिर्फ 20 साल है और उसने पूरी आप बीती बताई कि किस तरह से उसे पीड़ित किया गया। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं।
अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से करती 14 अप्रैल से काम कर रही थी, 24 घंटे का। 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी आप? जी मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे, उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज़ मुझे मारती थी, रात को 12-12 बजे तक बर्फ़ के पानी से नहलाती थी और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार, मेरा गला भी दबा दिया था कई बार और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया? जी दांत। गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान है। नाखून से मारा? गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी भागने की कोशिश होती, मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी और बोली तो सुबह उठ तुझे तेरा मुँह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दी, तुझे तब पता चलेगा दूसरे की चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? ये गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे कितनी? 4 मंजिल से नीचे कूदी। 4 मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी। और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, तुझे तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी, रात को ही मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी, तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे पता, हाथ छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय दाने 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौज। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौज, मारपीट, कुछ टाइम पर कोई चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौज देती थी। अब खाना जब झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है? झाड़ू मारने, बर्तन में थोड़ी गंदगी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारती थी। फिलहाल अनीता आपके सामने है और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस की किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कितनी खराब है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। बंदूक में गोली कहां से डाली जाती है, यूपी पुलिस से पूछिए। संत कबीर नगर जिले की पुलिस ने गोली का रास्ता बदल दिया। डीआईजी बस्ती आर.के. भारद्वाज संत कबीर नगर जिले की कोतवाली में निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी साहब ने थाने का निरीक्षण करने के बाद दरोगा साहब लोगों का इम्तिहान लिया। कहा, चलाकर दिखाइए दंगा निरोधक बंदूक। तो दरोगा जी ने कारतूस डालने की सही जगह छोड़कर नली के रास्ते से ही कारतूस घुसा दी और बंदूक तान दी फायर करने के अंदाज में। लेकिन दरोगा जी का आविष्कार देखकर डीआईजी साहब ने दरोगा जी को तुरंत रोक दिया। आसपास खड़े बाकी पुलिस वाले हंसने लगे। डीआईजी साहब से पूछा गया इस कारनामे के बारे में तो लीपापोती करने लगे। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। जो कमी आई है उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। वैसे मुठभेड़ में उस्ताद यूपी पुलिस की ठाएं ठाएं आपको जरूर याद होगी। उस ठाएं ठाएं के बाद ये नया आविष्कार है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सपा ने भी यूपी पुलिस पर तंज कसा। सपा ने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा कि योगी जी की पुलिस को बंदूक में गोली डालनी भी नहीं आती। यूपी पुलिस बंदूक की नली से डाल रही गोली, चरम पर अज्ञानता। भाजपा सरकार में गरीबों निर्दोषों का उत्पीड़न करने वाली अनुशासनहीन पुलिस के एसआई को बंदूक चलाना भी नहीं आता। शर्मनाक। ऐसे पुलिसकर्मियों से बेहतर होगी पुलिस फोर्स। यूपी पुलिस
पूरा मनोरंजन भी करती है। रक्षा करे ना करे, मनोरंजन जरूर करती है। कभी ठाए ठाए मुंह से बोल के इनकाउंटर करती है, तो कभी सोचिए कि ऊपर से गोली डाल करके गोली चलाने चले जा रहे थे दरोगा साहब। सोचिए, दरोगा है वो, क्या ट्रेनिंग रही होगी। तो फिलहाल छुट्टियों का मौसम है, नया साल आने वाला है, तो आप भी ये स्टोरी देखिए और मनोरंजन करिए। सहयोगी मनोज कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ओडिशा के रायगढ़ जिले में 2 रूसी नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। इनमें से एक है रूस के अरबपति सांसद, जिन्होंने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का विरोध किया था। इन मौतों पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में रूसी लॉ मेकर पावेल एंटोव की मौत की जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक माने जाने वाले पावेल एंटोव ने इस साल जून में यूक्रेन युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। खबरों के मुताबिक एंटोव छुट्टियां मनाने के लिए भारत आए थे। लोकल मीडिया खबरों के मुताबिक पिछले शनिवार को वो होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की से गिर गए थे। 3 दिन पहले 22 दिसंबर को उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव की भी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में कोई आपराधिक एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने इन्हें अप्राकृतिक मौत मानते हुए इनकी जांच के आदेश दिए हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो 2 रशियन सिटीजन का डेथ हुआ है, उसके ऊपर नेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया गया है। इसकी तहकीकात अभी पुलिस द्वारा जारी है और दोनों डिसीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना जारी है। हमने विसेरा भी साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिजर्व करके रखा है और निश्चय आपके सामने हम जो भी इन्वेस्टिगेशन के तथ्य आएंगे वो सामने रखेंगे। पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर को बुडानोव अपने कमरे में बेहोश मिले थे और उनके कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई थीं। पुलिस के मुताबिक बुडानोव की मौत की वजह हार्ट अटैक थी। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी नागरिकों के मौत के मुद्दे पर रूसी दूतावास ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि वो इस मामले में जो 2 रूसी नागरिक मारे गए हैं, उनके परिवारजनों के साथ साथ रायगढ़ प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और इस मामले में अब तक की जांच में रायगढ़ पुलिस को किसी भी साजिश के सुराग नहीं मिले हैं। लेकिन इस मामले में कई सवाल हैं। क्या एक साथ 2 दोस्तों की मौत स्वाभाविक मानी जा सकती है? क्या कोई शख्स होटल के कमरे की खिड़की से गिर सकता है? क्या यूक्रेन युद्ध विरोधी होना पावेल एंटोव के लिए भारी पड़ा? रशियन ओलिगार्क, वॉर क्रिटिक, एन ऑफबीट होटल, एक युद्ध आलोचक, एक लीक से हटकर होटल, एक साथी जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, एक सुविधाजनक खिड़की, 2 ईसाइयों का भारत में अंतिम संस्कार किया गया, उनको देश नहीं भेजा गया। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। अगर ये एक अप्राकृतिक मौत नहीं है तो मैं कभी भी एक लॉ स्कूल में नहीं गया। to their native country. If this is not an unnatural death, then I did not go to law school. ओडिशा पुलिस के मुताबिक रूसी लॉमेकर पावेल एंटोव अपने 3 दोस्तों के साथ 21 दिसंबर को रायगढ़ छुट्टी मनाने आए थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ट्रैवल एजेंट्स की, जिनके चक्कर में फंसकर हर साल सैकड़ों लोग अवैध तरीके से विदेश जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। इनमें से कई लोग डोंकी ड्रिल यानी कि जंगल या दुर्गम रास्तों के जरिए डोंकी ड्रिल के जरिए अलग अलग देशों में घुसते हैं। इनमें कई लोगों की इस दौरान मौत तक हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 मार्च को फर्जी वीजा पर पेरिस जा रहे सुच्चा सिंह, सुरजीत और अमनदीप सिंह नाम के 3 यात्रियों को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग गुरविंदर और संदीप नाम के ट्रैवल एजेंट के संपर्क में थे। उसने 15 लाख रुपए के हिसाब से इन तीनों को फ्रांस का वीजा दिलाने का भरोसा दिया और डील 45 लाख रुपए में तय की गई। 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद इनको फर्जी वीजा दिया गया, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली के रहने वाले गौरव गोसाई से संपर्क किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का रैकेट दुबई में बैठकर चलाता है। ये फिर भी किस्मत वाले थे
जो यहीं गिरफ्तार हो गए, वरना किसी भी कीमत पर विदेश जाने की कोशिश में हजारों लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं और एजेंट उनको डोंकी ड्रिल के जरिए एक ऐसे सफर में निकाल देते हैं जिसका अंत बेहद खौफनाक होता है। इस सिंडिकेट का एक संस्थागत ढांचा बना हुआ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी बिना अपने जाए, कभी भी एम्बेसी में या वीएफएस के पास अथॉरिटी होती है जो ये वीज़ाज प्रोसेस कराते हैं, तो वीएफएस में जाए बिना, क्योंकि वहाँ फिंगर प्रिंटिंग होती है, वहीं आपकी फोटो ली जाती है, वहाँ से आपसे साइन कराए जाते हैं। बिना जाए अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है कि आपको वीज़ाज मिलेंगे तो वो बिल्कुल फेक प्रॉमिस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब इन एजेंट्स से पूछताछ शुरू की तो इस सिंडिकेट से जुड़े एक के बाद एक नाम सामने आने लगे और पुलिस ने उन कड़ियों को जोड़ा जो पुलिस के हाथ फर्जी वीजा बनाने वाले गुजरात के भाव सिंह और प्रतीक शाह तक पहुंचे, जिनके पास विदेश जाने वाले यात्री की जानकारी और फोटो व्हाट्सएप पर भेजी जाती, जिसके बाद ये दोनों यात्री की फोटो लगाकर फर्जी वीजा तैयार करके कुरियर के जरिए वीजा यात्री के घर भेज देते थे। पिछले 2-3 वर्षों में ऐसे कई एजेंट्स और मुसाफिर पकड़े गए हैं। जहां पिछले साल 2021 में दिल्ली एयरपोर्ट से 72 एजेंट गिरफ्तार किए गए, वहीं 2022 में गिरफ्तार हुए एजेंट की संख्या 104 पहुंच गई, जबकि 2022 में 313 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जो अवैध तरीके से विदेश जा रहे थे। हालांकि फिर भी सैकड़ों लोग विदेश जाने में कामयाब रहे, जबकि डोंकी ड्रिल के जरिए बाहर जाने की कोशिश में कटीले तारों, बर्फीले रास्तों और दीवारों को फलांगते हुए कई लोगों की मौत हो गई। गुजरात के एक परिवार की ऐसे ही रास्ते से निकलते वक्त मौत हो गई थी। फर्जी वीजा के जरिए विदेश जाने वाले अपनी गाढ़ी कमाई तो खो ही देते हैं, कई बार वो सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि डोंकी ट्रेल के जरिए यात्रा करते समय उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में ऐसे एजेंटों से सावधान रहें जो फेक वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजते हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।